नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर। मुगल वंश के तीसरे शासक सम्राट अकबर, जो सबसे सफल और सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुआ, उसके बारे में हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। सम्राट अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर न केवल शासन किया बल्कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का भी वातावरण बनाया। अकबर के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष तौर से बल दिया गया। तो किस प्रकार से अकबर का जीवन बीता और उन्होंने कहां कहां पर और किस किस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सम्राट अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां के राजा अमर शाल के यहाँ हुआ था। अब अमरकोट पाकिस्तान में क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं है वो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से पूरी तरह से हार गया था। और वो हारने के बाद उन्होंने 1540 से लेकर 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। तो इसी दौरान उन्होंने क्या किया कि सूफी संत की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया और उसी से 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को उसके पुत्र यानी हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। और वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस कारण वो उस समय अमरकोट के राजा अमर शाल के यहाँ रुके हुए थे। इस कारण से अकबर का जन्म है वो अमरकोट में हुआ। अकबर के पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब क्या हुआ कि हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मात्र 13 वर्ष की आयु में कलानौर, जो गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है, वहां पर ईंटों का एक सिंहासन बना करके, जो आज भी मौजूद है, ईंटों का एक सिंहासन बना करके और बैरम खान नाम के सेनापति ने अकबर का राज्याभिषेक किया। 14 फरवरी 1556, ईंटों का सिंहासन। अकबर की आयु 13 वर्ष। कलानौर, जो गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है, वहां पर किसने राज तिलक किया? बैरम खान। अकबर का संरक्षक स्वयं बैरम खां बन गया और अकबर अब क्या हुआ कि वहां से अपनी राजधानी दिल्ली की ओर उन्होंने गमन किया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अफगान सेनापति था हेमू जो था वो एक अफगानों का सेनापति था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। उसने क्या कर दिया कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले इस आक्रमण से अकबर निपटा। तो अकबर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, और पानीपत का मैदान है वो हरियाणा में स्थित है, वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर तथा अफगान सेनापति हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर शासक था और मुख्य सेनापति बैरम खां था। यह युद्ध मुख्यतः बैरम खां के द्वारा लड़ा गया था। अफगान सेनापति हेमू इस युद्ध में हार गया और इस युद्ध में अकबर जीत गया। हेमू कौन था? हेमू जो था वो बिहार के शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। हेमू अंतिम शासक था जिसने विक्रमदित या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस विजय के साथ अकबर ने दिल्ली की सत्ता पर वास्तविक कब्जा कर लिया या दिल्ली का वास्तविक शासक बने
गया। अब क्या हुआ कि अकबर का शासन बहुत लंबा शासन रहा और मात्र 13 वर्ष की आयु में वह शासक बन गया। तो अकबर के द्वारा बहुत सारे राज्यों को जीता गया और उन राज्यों का अति सूक्ष्म तौर पर मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं, क्योंकि अकबर का यदि हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करें तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है अकबर का। तो हम उसे क्या करते हैं, ये अकबर के इतिहास का गागर में सागर भरने वाली बात है। अकबर ने बहुत युद्ध किए और बहुत ज्यादा विजय प्राप्त की और प्रत्येक युद्ध के अंदर एक लंबी कहानी छुपी हुई है। तो जो आगे टॉपिक आएंगे राजस्थान से संबंधित, उसमें हम अकबर की विस्तार पूर्वक कहानी पढ़ेंगे और यहाँ पर हम अकबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को बहुत ही सूक्ष्म तौर पर कौन सा रियासत थी, कौन शासक था और किस मुगल सेनापति के द्वारा जीता गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर के द्वारा मालवा पर विजय जो प्राप्त की गई वो 1561-62 ईस्वी में की गई और उसमें मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर था और जो सेनापति जो था वो था मुगल सेनापति था अहमद खां, मीर मोहम्मद और अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां ने मुख्य तौर से 1562 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। चुनार का किला, चुनार का किले पर विजय अकबर ने 1561 ईस्वी में प्राप्त की थी और उसका मुगल सेनापति था आसफ खां। गोडवाना का किला 1564 ईस्वी में अकबर ने जीता और वहां का राजा था वीर नारायण व उसकी पत्नी दुर्गावती व आसफ खां नाम के सेनापति ने उसे जीता। आमेर, आमेर पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 1562 ईस्वी में वहां के राजा बहरमल ने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मेवाड़, मेवाड़ के साथ जो अकबर का पहला अभियान हुआ वो राजा उदय सिंह के समय 1568 ईस्वी में हुआ और इसमें स्वयं अकबर गया था। मेवाड़ पर फिर 1576 ईस्वी में उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप शासक था। तब मान सिंह व आसफ खान ने क्या आक्रमण किया था और लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है इसमें। रणथंबोर पर 1569 ईस्वी में सुरजन हाड़ा उस समय शासक था और मुगल सेनापति थे भगवान दास और स्वयं अकबर। कालिंजर के राजा थे रामचंद्र कालिंजर के राजा रामचंद्र को 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा जीता गया था और अकबर का जो सेनापति था वो था मजनू खां काकसाय। उसके बाद मारवाड़ पर 1570 ईस्वी में मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन थे, जो पहले स्वयं उसके भाइयों ने और वो स्वयं भी गए थे अकबर के दरबार में, पहले अधीनता स्वीकार कर ली और बाद में विद्रोह कर दिया। गुजरात 1571 ईस्वी में गुजरात के मुजफ्फर खां तृतीय शासक थे और अकबर के सेनापति थे खान कला और खाने आजम। इसके बाद बिहार और बंगाल पर 1574 और 1576 के दौरान विजय प्राप्त की गई और बिहार का शासक था दाऊद खां और मुगल सेनापति थे मुअन्नम खां और खाना। अब बात करते हैं हम आगे की, जो अकबर के द्वारा आगे की जो विजय प्राप्त की गई वो किस प्रकार से, कौन कौन सी विजय थी। तो आगे की विजय में काबुल पर 1581 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई थी और काबुल का शासक था हकीम मिर्जा और मुगल सेनापति थे मान सिंह व स्वयं अकबर भी गया था। कश्मीर पर अकबर के द्वारा विजय 1586 ईस्वी में प्राप्त की गई थी और वहां का शासक था यूसुफ व याकूब खां और भगवान दास व कासिम खां है वो कश्मीर पर विजय प्राप्त करने वाले शासक थे। सिंध पर 1591 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई थी और सिंध पर जानी बेग नाम के शासक था और अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान का पुत्र था उसके द्वारा जीता गया था। यह अकबर के दौरतनों में भी था। उसके बाद उड़ीसा की विजय जो 1590 ईस्वी में प्राप्त की गई थी 90-91 में और वहां का शासक था निसार खां और सेनापति था मान सिंह। बलूचिस्तान 1595 ईस्वी में जीता गया था और वहां की रानी थी
पन्नी अफगान नाम का शासक था, और मीर मासूम नाम के सेनापति के द्वारा, जो अकबर का सेनापति था, उसे उसने बलूचिस्तान को जीता। कंधार कंधार पर 1595 ईस्वी में अकबर ने जीता। कंधार को 1595 ईस्वी में जीता गया, और वहां का शासक था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, और साहबेग नाम के एक सेनापति के द्वारा जीता गया था। उसके बाद बात करते हैं हम खानदेश। खानदेश का 1591 ईस्वी में जीता गया था, और वहां का शासक था अली खान। इन्होंने स्वेच्छापूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद दौलताबाद को जीता गया 1599 ईस्वी में, और वहां की शासिका थी चांद बीबी, और सेनापति थे मुराद रहीम अबुल फजल, और अकबर स्वयं भी था। अहमदनगर का किला बहादुर शाह व चांद बीबी के शासन काल में जीता गया था अकबर के द्वारा। असीरगढ़ 1601 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है। असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में, ये मीरन बहादुर शासक था। अकबर का ये अंतिम अभियान था, अकबर के द्वारा ये जीता गया था। ये अकबर के द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख विजय थी, और इन विजयों के दौरान अकबर ने अपना झंडा है वो पूरे भारत में फहरा दिया था। काबुल अफगानिस्तान से लेकर के और पूर्व में बंगाल बिहार तक अपना झंडा गाड़ दिया था, और इसके साथ दक्षिण भारत और उत्तर में कश्मीर तक अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर का साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो गया था। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ये तो थी अकबर के द्वारा चलाई गई तलवार। तलवार चलाने के साथ साथ अकबर है वो, अकबर के बारे में यदि हम जाने तो अकबर के बारे में जानकारी मिलने पर हमें प्राप्त होता है कि अकबर जो था वो एक अनपढ़ व्यक्ति था। अकबर को बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके पापा यानी उसके पिताजी हुमायूं ने उसे काफी पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब सोता भी रहता था तब भी उसे जो शिक्षक होते थे वो पढ़ाते रहते थे, लेकिन अकबर पूर्णतः निरक्षर था। वो लिखने पढ़ने में जीरो था, वो बिल्कुल नहीं लिखना सीखा और नहीं पढ़ना। लेकिन बुद्धिमानी जो थी वो अकबर में बहुत ज्यादा बुद्धिमानी थी। अकबर का अध्याय इस पार्ट को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो कक्षा में बैठे हुए डपोषक जिसे समझते हैं, उनमें से कौन सा कब देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए, इसका भी मुझे थोड़ा अंदेशा हुआ है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ने लिखने में जो कमजोर है, इसका मतलब वो अयोग्य नहीं है। अकबर की कहानी हमें ये सिखाती है। अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो ये थे। इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना क्या किए गई कि धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए, धर्म शास्त्रों पर चर्चा करने के लिए अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में। किस लिए? धर्म पर चर्चा करने के लिए। उसके बाद अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, दीन इलाही नामक धर्म चलाया। अकबर ने 1581 ईस्वी में यह धर्म चलाया, जिसका सबसे पहले हिंदुओं की तरफ से सदस्य बीरबल बना था, और इस धर्म का, दीन इलाही धर्म का प्रधान जो था वो था अबुल फजल। तो ये अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। तीसरा अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, इलाही संवत चलाया। अकबर ने इलाही संवत चलाया। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत चलाया, वह नया कैलेंडर भी जारी किया था। अगला जो अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति के अपनाने का मतलब है कि अकबर ने राजपूतों की शक्ति को पहचाना, और यदि जो स्वयं अधीनता स्वीकार करना चाहता है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करे और अपनी रियासत का जागीरदार या मालिक बना रहे, और अकबर को टैक्स दे, वह अपनी सेवा प्रदान करे, और जो नहीं अपनाता है उसे वो बलपूर्वक अधीन करते थे और उसके बाद अपना सेनापति बनाते थे। इसी नीति के तहत जयपुर के कच्छा शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह कि अकबर से या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो राजपुताना का पहला शासक था वो था भारमल। भारमल उस समय बहुत ही ज्यादा अपनों से घिरा हुआ था। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि अपनों से छुटकारा पाने के कारण परायों को गले लगाना पड़ा, और उन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह है वो
अकबर से कर दिया। उसके बाद लगा आता है जजिया कर समाप्त करना। जजिया यह एक हिंदुओं पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है, जिसे 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन बात करें हम कि यह धार्मिक कर लगाया किसने था, तो यह जो धार्मिक कर था यह सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। तुगलक वंश के शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में असफल शासक भी माना जाता है। उन्होंने ये हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू किया था। ये एक धार्मिक कर था। उसके बाद आता है कि अकबर ने क्या किया। अकबर ने किया ये कि अकबर ने नवरत्नों की स्थापना की। अकबर ने क्या किया कि अकबर के दरबार में 9 महत्वपूर्ण विद्वान थे, और वो ये थे अबुल फजल जो एक कवि था, और फैजी जो अबुल फजल का भाई था, ये भी फारसी कवि था। दोनों राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले थे। तानसेन ये गायक था। राजा बीरबल ये एक सलाहकार था। राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री था। मान सिंह सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाने खाना ये कवि था। जो बैरम खां था उसका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। हकीम हुकाम हुमाम ये भी सलाहकार था, और मुल्ला दो पियाजा ये भी सलाहकार था। ये प्रमुख 9 विद्वान लोग थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। उसके बाद बात करते हैं कि अकबर के द्वारा प्रसिद्ध उपाधियां धारण की गई। अकबर ने अकबर ए आजम, शहनशाह अकबर और महाबली शहनशाही की उपाधियां धारण की थी। ये प्रमुख उपाधियां हैं, अकबर ए आजम, शहनशाह अकबर और महाबली शहनशाह। इसके साथ यदि हम बात करें तो अकबर ने न केवल उपाधि धारण की, जबकि लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी। जैसे मिर्जा राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, और जो जैन मुनि हरिविजय सूरी था उन्हें जगत गुरु की भी उपाधि प्रदान की थी। इसके साथ बीरबल को भी राजा की उपाधि प्रदान की थी। टोडरमल को भी राजा की उपाधि प्रदान की थी। यानी अकबर ने बहुत सारी उपाधियां प्रदान भी की है। इस प्रकार लंबा शासन करते हुए अकबर का क्या हुआ कि 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में अकबर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के साथ आप जानते हैं कि सभी का अध्याय समाप्त हो जाता है, तो अकबर का भी अध्याय समाप्त हो गया। और मृत्यु के बाद में दफनाया जाता है, तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया। और अकबर के मकबरे में बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव दिखाई देता है, जो सांप्रदायिक एकता की तरफ है बढ़ाता है। तो ये अकबर का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।